हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो आज से एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की, जो इतिहास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व। हम इससे पहले क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक शुरू किए थे, जिसमें समकालीन भारत भाग 2 ख़त्म किए थे, और हम यहाँ से क्लास 9th की भारत और समकालीन विश्व 1 शुरू करेंगे। तो पहले भाग 1 कंप्लीट करेंगे, फिर भाग 2 कंप्लीट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले हम 9th की क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हुए फिर हम क्लास 10 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, और ये सीरीज चलती रहेगी जब तक पूरी बुक ख़त्म नहीं हो जाएगी। और यह प्रत्येक कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्र दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए पहले इसके हम विषय सूची को देखते हैं कि इस लेसन में हमें पढ़ना क्या क्या है, फिर आगे की पढ़ाई जारी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले की बात किया जाए, सबसे पहले पढ़ा जाएगा ये विषय सूची, जिसमें फ्रांसीसी की क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, फिर नात्सीवाद और हिटलर का उदय, और फिर आजीविका और अर्थव्यवस्था एवं समाज में होगा वन समाज एवं उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस 2 से 5 लेसन हैं जो बहुत जल्द कंप्लीट करके हम किसी नए बुक की एनालिसिस करेंगे। तो चैनल पे ज़रूर बने रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटे बजाएं। वीडियो कब आएगा इसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला लेसन फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट भी होने वाला ये वीडियो। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को बाहर से घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वो सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, और लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अनंतः सैकड़ों लोगों को एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निर्गुण शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसीलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस की बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे पाठ्यक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं ये सारी चीज़ें क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये है फ्रांसीसी क्रांति भाग 1। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ये ऐसा क्यों हुआ, तो यहीं से जानेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज क्या था। ये है
सन 1774 में, कब? सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां बूर्बो राजवंश लुई 16वां की राजगद्दी पर आसीन हुआ। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। मेरी एंतोइनेट से हुआ। किससे? राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ। राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शान और शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अर्थात लंबे समय तक युद्ध भी चला, जिसके कारण जो फ्रांस की वित्तीय संसाधन थे वो सब नष्ट हो चुके थे। और वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शान और शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से दबा हुआ था। अर्थात जो उसकी महारानी थी वो फिजूल खर्ची करने में काफ़ी दिलचस्पी थी। 4. लुई 16वें के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13वें उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दे दी थी और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्ज दाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे। कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और वो केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही कर अदा करते थे। मतलब कि पहले के जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। जानते हैं कि वो 3 स्टेट्स कौन कौन से थे, बहुत अच्छे से समझना है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 में दिखाया गया है फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वो किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। अर्थात चित्र में देख सकते हैं, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग जो उच्च वर्ग में आते थे, द्वितीय स्टेट भी कुलीन वर्ग था जो ये भी उच्च वर्ग में ही आता था, और तृतीय स्टेट्स में बड़े व्यवसायी, व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील आते थे, किसान और कारीगर, इसके बाद छोटे किसान एवं मजदूर आते थे। 3 स्टेट में बटा हुआ था और कर कौन से स्टेट देते थे? वो तीसरे स्टेट्स के लोग ही कर देते थे। आगे चर्चा करेंगे कि चर्च में भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड या धार्मिक कर, ठीक है, धार्मिक कर चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसे हम टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो
कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल अर्थात प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था और इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यहाँ पर हम कुछ नए शब्द जानेंगे कि लीरवे क्या है। ये फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लीरवे फ्रांस की मुद्रा 1794 में समाप्त कर स्टेट्स का मतलब क्रांति एवं फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को पादरी का समूह। टाइप जो है चर्च के द्वारा वसूला जाने वाला कर। ये कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। टाइल सीधे राज्यों को अदा किया जाने वाला कर होता है। टाइल सीधे किसको अदा किया जाता है? सीधे राज्य को अदा करने वाला। टाइल का मतलब सीधे राज्य को अदा किया जाता है और टाइद है जिसे हम धार्मिक या चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। इसे धार्मिक कर के नाम से टाइद और टाइल 2 कर होते थे। टाइल जो होता है वो धार्मिक कर और टाइल है ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता जो सीधे राज्य को अदा करना पड़ता था। आप इसमें देख सकते हैं कि बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता। मोटू जमींदार जो है, यहाँ पर कुलीन वर्ग हैं। जैसे कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। तो शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। मकड़ा और मक्खी एक अनाम उपकरण का चित्र दिया गया है। अर्थात इसमें बताया गया कि मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। क्रियाकलाप है चित्र के। बताएं कि चित्र ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। जीने का संघर्ष। चलिए जानते हैं फ्रांस के जीने का क्या संघर्ष था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ये विश्व का इतिहास है। फ्रांस की क्रांति जिसमें है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताएं कौन सी एनसीईआरटी की बुक पहले पढ़ाई जाए। चलिए आगे हैं कि जीने का संघर्ष क्या था। तो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी जो सन 1789 में बढ़ कर के 2.8 करोड़ हो गई। अर्थात परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगारों या कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर होती जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। इस ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। यहाँ पे जीवित संकट का मतलब ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम का मतलब जिसका नाम मालूम नहीं होता है उसे हम अनाज कहते हैं। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है आइए जानते हैं। खराब फसल हो जाए, अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाए, महामारी आ जाए तो इसी को कहेंगे। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। तो पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर के नए विचारों के संपर्क में आ सके थे।
18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेज में इन सौदागारों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मतः विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मांतेरेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उससे दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों एवं सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। और इसी समय लुई 16वां के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने का खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गए। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीतिक में सक्रिय होने लगी, मतलब प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। तो आगे चल करके क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का संदिग्ध है। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी अर्थात पैसा तक नहीं था। सू का मतलब होता है फ्रांसीसी पैसा। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए थे। दूसरा था कि आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा था। इस वृत्तांत में उसकी ये टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ पूरा व्यवहार करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि हम इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसे स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती हैं। उनमें बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए
उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप हैं। यह यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, गुलामों में उनका क्या आशय है, वो किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता था। अब इसका ये फ्रांस की मतलब क्रांति की शुरुआत, जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत है, ये भाग 2। ये अब हम वीडियो बहुत ही लंबी हो जाने के कारण हम इसे अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाग 2 के तौर पे। तो तब तक आप भाग 1 को पढ़िए और दोहराइए, जो ये बहुत इम्पोर्टेंस और बहुत ही ज़रूरी है आपके हर एक कंपटीशन के लिए। तो चलते हैं, मिलेंगे अब हम एक नए लेसन में। तो अब तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।